Hello friends, my name is Advocate Adar Singh and I have recently completed LLP from Allahabad University. So friends, आज हम आप लोग की एक छोटी सी क्लास ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम आप लोग के सामने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको बताते हैं। आर्टिकल 1 से 4 में क्या होता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? पहले आप लोग ये समझिए। यूनियन टेरिटरी उसको कहते हैं जैसे केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उप राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। यूनियन टेरिटरी बनती क्यों है? जैसे कि अलग अलग परिस्थितियों के चलते भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। इनमें क्षेत्रों का एक छोटा आकार और कम जनसंख्या अलग संस्कृति और दूसरे राज्यों से दूरी जैसे बनाए रखते हैं, वही शामिल होते हैं यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा प्रशासनिक महत्व और स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा करने के चलते भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। अब आते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता। सब लोग जानते हैं नागरिकता। नागरिकता जो होती है नागरिकता एक विशेष सामाजिक राजनीतिक राष्ट्रीय मानव संसाधक जो होते हैं समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था में स्थित होते हैं। उसी प्रकार जैसे किसी भारत में रहने के लिए यहाँ का नागरिक होना अनिवार्य होता है। नागरिकता से अब आप समझिए आप नागरिकता का मतलब क्या होता है। नागरिकता का मूल उद्देश्य यही होता है, जैसे नागरिकता का मूल हर देश में अलग अलग होता है। जैसे कुछ देशों में नागरिकता का मतलब हो सकता है कि नागरिक को वोट देना का अधिकार, सरकारी या पद संभालने का अधिकार और बेरोजगारी बीमा भुगतान प्राप्त जैसे तमाम अधिकार हो सकते हैं। नागरिकता का यह भी मतलब नहीं होता है कि वह सिर्फ किसी देश का नागरिक हो तभी वह उस देश में रह सकता है। ये ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं होता है। हम किसी देश में रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम वहाँ के नागरिक हों तभी हम उस देश में रहें। सिटीजनशिप इसी को कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आता है आर्टिकल 313 to 35, इसमें आता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जिसमें कि मौलिक अधिकारों में क्या होता है? मौलिक अधिकार व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिए ही जारी की जाती हैं। जिसमें कि जैसे किसी के अधिकारों की बात की जाती है, देश के संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेज शामिल होते हैं। भारत के संविधान अधिकार के बारे में बातें होती हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संस्कृति को शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सभी अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही जाते हैं। और ये जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 13 to 35 के बीच में टोटल फंडामेंटल अधिकार ही बताए जाते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के द्वारा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आर्टिकल 36 to 51, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ये बताया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP भी कहते हैं। इसमें जैसे
जब सरकार को सामाजिक कल्याण, आर्थिक न्याय, जैसे समानता को बढ़ावा देना हो, या फिर दिशा निर्देश देना हो, या फिर जो दिशा निर्देश सरकार को कानून के पास हो, नीतियाँ लागू करते समय ध्यान रखते हैं कि डीपीएसपी का एक ही मकसद होता है, या भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और जनता के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। डीपीएसपी का सिंपल राइट्स यही होते हैं। जैसे डीपीएसपी को मतलब बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद वगैरह, यही सब डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य होते हुए हैं जो नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका मकसद सीधा सीधा यही होता है, देश की शक्ति, राष्ट्रीय और एकता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित रखता है। ये नागरिकों को याद दिलाने के अधिकारों के साथ साथ कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज यही होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होता कि मतलब कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कि हम अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कि हमें अधिकार होता है कि हम किसी भी के साथ भाईचारा, देशभक्ति से रह सकते हैं। आर्टिकल 5262 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। सभी लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि इसमें इनके कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे वीडियो में सारे आर्टिकल्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। 1 to 4 to 5 6 सारे आर्टिकल को कवर करते हुए चलेंगे। जितने भी आर्टिकल हैं सबको विस्तृत करते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ पढ़ाएंगे। ये बस आपके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे वीडियो के माध्यम से। आर्टिकल 75 to 78 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी हैं। इसमें बताया जाता है कि इनके कार्यभार, शक्तियाँ, नीति, यही सब इनके कार्यों को दर्शाता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है? भारत का महान्यायवादी। जैसे कि अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार होता है। जैसे कि वह देश होता है, जैसे कोई देश है, इसका सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है और सरकार को कानूनी मामलों में सहायता करता है। मुख्य उद्देश्य अटॉर्नी जनरल का यही होता है कि वह सरकारी कानूनी मामलों में उसको मतलब सहायता करना होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक भारत का महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति अगर जिसे चाह लिया कि फिर आप
अपने पद को नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो उसको हटा सकता है। उसके पास, राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो डिसमिस कर सकते हैं। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऐसे कह सकते हैं, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्टेड द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जैसे मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य द्वारा निर्वाचित मुखिया होता है। वह राज्य के हितों और प्रतिनिधित्व करता है और नागरिकों को सुरक्षा का, सेवा का सुनिश्चित करता है कि हम नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। इसके जैसे मुख्य मुख्य कार्य क्या होते हैं, मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य क्या होता है, योजनाओं पे निर्णय लेना, राज्य की वित्तीय मामलों पर, बजट पे आर्थिक वृद्धि करना और विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े फैसले लेना। यही सब मुख्य कारण होते हैं मुख्यमंत्री के। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग। वित्त आयोग होता क्या है? वित्त आयोग भारत से वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग भारत सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध को परिभाषित करता है। जैसे संवैधानिक निकाय वित्त आयोग के बारे में जानकारी देता है। वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो हम लोग को बताएं 288 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुआ था। इसका जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो मूलतः 5 वर्ष का ही होता है। इसके बाद इसको मतलब इसका फिर से गठन किया जाता है कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। और जो वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है वो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति सौंपते हैं। जैसे कि होता है कि कोई आयोग पारित करना है तो जो उसकी रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति सदन में देगा और राष्ट्रपति ही इसे सदन के दोनों सदनों में पेश करते हैं, तभी जाकर वित्त आयोग पारित होता है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन होता क्या है ये जानिए। निर्वाचन आयोग। इसका गठन 25 जनवरी को हुआ था 1950। 25 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। अब ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वह निर्वाचन सदन अशोक नगर, नई दिल्ली में स्थित है। जो इसका कार्यपालिका होता है, जो इसके मतलब मुख्य कार्यपालक हैं वो हैं हमारे राजीव कुमार जी हैं। और जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो अनूप चंद पांडे जी हैं। अनूप चंद पांडे हैं। यह एक सत्व एवं अर्ध न्यायिक
संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न विभिन्न प्रकार के भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में से प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। जैसे कि होता है कि इलेक्शन कमीशन में कि हमको चुनाव करवाना है, तो तभी इस संस्थान का गठन किया गया था कि इसको स्वतंत्र रूप से किसी मतलब वैचारिकता भाव के अनुकूल रहे बिना इसको इस चुनाव को हम संपन्न करा सकें। इसलिए चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। इसका मुख्यालय हमारा निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली में स्थित है अभी। अब आते हैं हम आर्टिकल 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको हम कह सकते हैं हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। संघ की राजभाषा हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित कर दी गई थी। अब इसके बाद जब आया संविधान, अब इसके बाद संविधान 351 के तहत संघ में हिंदी को भाषा का प्रसार बढ़ाने और उसका विकास करने का भार सौंपा गया। इसे संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसी दिन हम अपना हिंदी दिवस भी मनाते हैं। बाकी हम आगे चल के विस्तृत से पढ़ेंगे हर एक टॉपिक, हर एक आर्टिकल। अब 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है? राष्ट्रीय आपातकाल को तब लागू होता है जैसे जब देश में किसी खतरे की स्थिति के रूप में घोषित की जाने वाली स्थिति पैदा हो जाए। असाधारण शासन, जैसे कि होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल देश में किसी खतरे की स्थिति में घोषित की जाने वाली एक असाधारण शासन काल की स्थिति होती है। यह स्थिति तभी पैदा होती है जब देश में युद्ध का माहौल छिड़ गया हो, किसी बाहरी खतरे का, बाहरी आक्रमण की आशंका हो। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ही घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर हो सकता है, तो इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, बाकी और इसकी घोषणा कोई नहीं कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल मुख्यतः 3 बार लगा है। कब कब लगे हैं? पहले तो एक लगा है हमारा 26 अक्टूबर 1962, इंडिया चीन वॉर, जब हमारा भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तब उस टाइम पे लगा था। और दूसरा हमारा लगा था
1971 पाकिस्तान वॉर पे आगे हम लोग और विस्तृत से पढ़ेंगे हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ कि कैसे, क्या स्थिति थी लगाने के लिए, क्यों लगाया गया, सब कुछ पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा कब लगा था? 25 जून 1975 में लगा था। ये जो लगा था, ये इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के दौरान लगाया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर। बाकी इसमें लगाने का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये उसी टाइम पे लगे थे, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही लगाया गया था। अब आता है 356 इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना। इम्पोजिशन ऑफ, अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है? भारत के संविधान 356 जो है केंद्र की संघीय सरकार को, जिससे राज्य में जब संविधान तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस कानून का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है कि हाँ भैया, आपकी जो सरकार है वो बर्खास्त की जाती है, और तब उसी टाइम पे राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति साहब गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले लेता है कुछ टाइम के लिए। आर्टिकल 360, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है, 356 दो बार टाइप हो गया है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी होता क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जैसे इसमें होता है ना, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को कोई खतरा हो, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस तरह के आपातकाल जैसे 2 महीने के भीतर मतलब जब इस तरह का आपातकाल जब लागू करना हो तो 2 महीने के भीतर ही संसद द्वारा अनुमोदित कराना पड़ता है कि संसद में जाके पारित कराया जाए कि हाँ, हमको वित्तीय आयोग लगाना है, तभी हो सकता है। क्योंकि यह कभी भी मतलब एकदम से घोषित करने वाली इमरजेंसी नहीं होती कि हम एकदम से इमरजेंसी घोषित कर दें कि हमको वित्तीय आयोग लगाना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये नहीं, ऐसा ही मतलब इसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 महीने पहले ही संसद में अनुमोदित करना पड़ता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमको लगानी पड़ेगी, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? जैसे कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियां, मतलब संविधान जो संशोधन कर सकता है उसकी शक्तियां संसद के पास होती हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकांश अधिकार जो होता है वो संसद के पास ही होता है। अब संशोधन कोई भी जैसे होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन होता कैसे है? अब संशोधन करने के लिए विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जाता है।
विधेयक पेश करने के लिए जो होता है वो साधारणतः बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत के साथ-साथ जैसे बहुमत के साथ-साथ जो होता है मौजूद हो वहाँ पे और वोट करने वाले सदस्य के कम से कम जैसे होता है ना 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, तभी जाके मतलब बहुमत की ज़रूरत होती है। संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देनी होती है कि हाँ भैया हम इसको कर किस लिए रहे हैं, संविधान संशोधन कर किस लिए रहे हैं, इसको सहमति देनी होती है। तब जाकर संविधान संशोधन होता है किसी भी चीज़ पे, तब जाकर संविधान संशोधन होता है कि हाँ ये संविधान को संशोधन तब हुए हैं हमें। और बाकी हम जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं 1 से लेके 105 तक हम सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको सारे आर्टिकल्स हम आपको बताते हुए चलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। सबको पता होगा आर्टिकल 377 काफ़ी चर्चा में रहा हाल ही में। इसमें क्या होता है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जो होता है जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था कि इस अनुच्छेद के आधार पर जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान कहा जा रहा है। यह अनुच्छेद संविधान के 21वें भाग में जैसे होता है, संविधान के 21वें भाग के शीर्ष पर है, जिसको मतलब अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान के रूप से बताया जाता है कि संविधान संशोधन। और बाकी हम आपकी नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेंगे, जिसमें कि आपको हम अमेंडमेंट बताएंगे। अमेंडमेंट क्लास लेंगे जितने भी हैं 1 से लेके 105 तक, सारे अमेंडमेंट को हम पूरे विस्तृत तक बताएंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरी आज पहली क्लास थी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।